टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज नए नए मेन शेल्स ऐड हो रहे हैं। लेफ्ट टू राइट तो शेल सेम ही है, राइट? लेफ्ट टू राइट शेल सेम होने की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से साइज फैक्टर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, साइज श्रिंक होता है। एंड टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? टॉप टू बॉटम न्यूअर शेल्स आर बीइंग एडेड। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। फोर्थ पीरियड मतलब 4 मेन शेल्स, थर्ड पीरियड मतलब 3 मेन शेल्स, सेकंड पीरियड मतलब 2 मेन शेल्स एंड फर्स्ट पीरियड मतलब 1 मेन शेल। तो हाइड्रोजन और हीलियम में कितने मेन शेल्स है? एक ही मेन शेल है। नाइट्रोजन में कितने मेन शेल्स है? तो नाइट्रोजन में हम क्या लिखते हैं? 2,5 लिखते हैं। तो 2,5 कितने मेन शेल्स हो गए? तो 2 मेन शेल्स की बात हो रही है, के और एल। के एलिमेंट हमें पता है, तो के और एल की बात हो रही है। तो नाइट्रोजन कौन से पीरियड में आता है? तो नाइट्रोजन इज अ मेंबर ऑफ सेकंड पीरियड। ठीक है, तो ये हो गया एटॉमिक रेडियस के बारे में। इसके बाद मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर बहुत इजी है, लर्न हो गया था हमें। और वैलेंसी भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इन अ ग्रुप वैलेंसी इज कांस्टेंट, एक ग्रुप में वैलेंसी कांस्टेंट होती है, वैलेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, एंड लेफ्ट राइट जब जाते हैं तो वैलेंसी पहले इंक्रीज हो रहा है, बाद में वैलेंसी डिक्रीज हो रहा है। तो वैलेंसी में क्या हो रहा है? 1 2 3 4 4 3 1 0। 0 इज द वैलेंसी ऑफ जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, 4 इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन फैमिली। तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि वैलेंसी इंक्रीजेस अप टू कार्बन फैमिली एंड देन इट डिक्रीजेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1? स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जब हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो वैलेंसी इंक्रीज होता है 4 तक एंड बाद में वैलेंसी डिक्रीज हो जाता है 0 पे। सोचो, ग्रुप 1 एलिमेंट्स का भी वैलेंसी 1, हेलोजन फैमिली का भी वैलेंसी 1, दोनों ग्रुप्स का वैलेंसी कितना है? 1 है। लेकिन हेलोजन फैमिली का वैलेंसी 1 क्यों आया? क्योंकि आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। और वहां डेफिनेशन हमने क्या यूज किया? वहां डेफिनेशन हमने यूज किया, हम बोर्ड पे लिखेंगे अभी, वैलेंसी की डेफिनेशन वहां हमने यूज किया 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये एक वैलेंसी की डेफिनेशन है। और एक वैलेंसी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये दो वैलेंसीज की डेफिनेशन हमें याद रखनी है। ये वाली डेफिनेशन कहाँ काम आती है? ग्रुप, ये वाली डेफिनेशन काम आती है ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 3 नहीं 13, 14, यहां तक। ठीक है, और ये वाली वैलेंसी की डेफिनेशन कहाँ काम आती है? ग्रुप 15, 16, 17 और 18, जीरो फैमिली, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स के लिए भी ये डेफिनेशन काम आती है। तो जो भी आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है ये आप लोग लिख सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट बहुत बार लिखवा दिया है, बहुत बार एक्सप्लेन भी कर दिया है, लर्न करना है। वैलेंसी की डेफिनेशन अभी लिखा रहे हैं, आप लर्न कर सकते हो। और वैलेंसी का ट्रेंड भी आप याद रख सकते हो। इन अ ग्रुप वैलेंसी इज कांस्टेंट, ग्रुप में वैलेंसी क्या है? ग्रुप में वैलेंसी कांस्टेंट है। लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? वैलेंसी पहले इंक्रीज हो रहा है, बाद में डिक्रीज हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वैलेंसी की दो डिफरेंट डेफिनेशंस है, अलग अलग ग्रुप के लिए वैलेंसी की डेफिनेशंस अलग अलग है। आपके मन में एक डाउट आएगा, सर जो बचे हुए ग्रुप्स है उनका क्या? उनकी वैलेंसीज हम आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग के साथ। फॉर द टाइम बीइंग हमें सिर्फ, एज ऑफ नाउ हमें सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में इंटरेस्ट है। ठीक है, एज ऑफ नाउ वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के ही ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे एंड हम डी और एफ ब्लॉक के ट्रेंड्स के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग चैट नहीं कर पाओगे अभी, चैट इज डिसेबल्ड। अगर आप लोगों के डाउट से डिफिकल्टीज है सो यू कैन रेज योर हैंड्स एंड आस्क मी। ठीक है, अब आई थिंक इनफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड, और जनता ज्वाइन कर रही है शायद। ठीक है, ठीक है, हम थोड़े डाउट्स ले लेंगे अभी। यश मालपानी बोलिए। यश प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यश आपको आवाज आ रही है क्या? तनय, तनय कैन यू हियर मी? यस सर। तनय डाउट पूछिए, आपको डाउट है कुछ? आपने हाथ उठाया था। यस सर। सर ग्रुप 14 वैलेंसी मतलब जो आपने वैलेंसी की दो डेफिनेशंस लिखी, तो हाँ ग्रुप 14 दोनों में आएगा ना सर? हाँ, तो ग्रुप 14 दोनों में लिख सकते हैं, चलेगा, मतलब उतना कंसिडर कर लो। अब ये डिलीट मतलब इसमें ये फिर से एडिट नहीं होगा। देखो ग्रुप 14 जो है वो दोनों डेफिनेशंस को फॉलो करेगा, राइट? कहीं पे भी लिखो तो भी चलेगा, दोनों जगह लिखो तो भी चलेगा, बात तो एक ही है। नो कंसर्न्स विद दैट। का आंसर 4 आ रहा है। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आउटर मोस्ट शेल के देख लो तो 4 है, 8 में से माइनस करो तो भी 8 माइनस 4 4 ही होता है। तो देयर इज नो कंसर्न विद दैट, कहीं पे भी लिखो चलेगा, दोनों जगह लिख लो। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने एक जगह लिख दिया। ठीक है,
इजी है वो चीज। नेक्स्ट, और अगर आपको डिफिकल्टीज है तो यू कैन रेज योर हैंड्स। तनय, तनय बोलिए, तनय गांधी। सर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डाउट था। हाँ, बोलिए ना। सर आपने बोला कि इनर्ट एलिमेंट्स के लिए मतलब जैसे जैसे नोबल गैसेस के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन नहीं है। नहीं। हाँ आगे। तो ने बॉन्ड बनाया तो उसमें क्या electronegativity? और फोन दूर पकड़िए, थोड़ा थोड़ा फोन को दूर पकड़ो। सर जैसे अब जेनॉन ने कंपाउंड बनाया तो उसमें उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब डिफाइन। बिल्कुल, जब हम जीनोन के कंपाउंड्स देखेंगे तब देखेंगे कि इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या कमेंट है। एज ऑफ नाउ इस लेवल पे नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जीनोन के कुछ कंपाउंड्स बनते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन वो कंपाउंड्स हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। जब वो कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वेरी हो रही है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग हमारा काम अभी सिर्फ इतना है कि ये समझना कि नोबल गैसेस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है, और उसका रीजन ये है कि नोबल गैसेस कंपाउंड्स नहीं बनाते। इनके कंपाउंड्स बनते हैं, लेकिन वो कंपाउंड्स हम आगे डिस्कस करेंगे। जब वो कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे तब वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पॉइंट डिस्कस होगा। अभी यही समझना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नोबल गैसेस इज जीरो। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, लेकिन कहां तक इंक्रीज हो रहा है? सिर्फ हेलोजन फैमिली तक इंक्रीज हो रहा है। नोबल गैसेस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो कंसीडर करना है। ठीक है, फिर ऐसा हमने देखा था कि एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, और इनर्ट गैसेस का एकदम से मैक्सिमम आ गया, तो इनर्ट गैसेस ने वेरिएशन दिखाया, राइट? तो उसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए भी हुआ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, हेलोजन तक इंक्रीज हो गया, लेकिन हेलोजन के जस्ट बाद, जैसे ही हेलोजन खत्म हो गए उसके जस्ट बाद जो इनर्ट ग्रुप आ गया, तब वैलेंसी एकदम से, तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम से जीरो हो गया। ठीक है, आनंद, आनंद प्लीज आप खुद को म्यूट करें, आप यहाँ से म्यूट नहीं हो पा रहे हो। स्वास्तिक प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस में भी ये ट्रेंड आया जिसमें इनर्ट गैसेस ने फॉलो नहीं किया, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी ये ट्रेंड आया जिसमें इनर्ट गैसेस ने फॉलो नहीं किया। उन्होंने बिहेवियर को करस्पॉन्ड नहीं किया और उन्होंने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस बट इनर्ट गैसेस हैव मैक्सिमम रेडियस। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस बट इनर्ट गैसेस हैव वेरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर द टाइम बिंग। जब इनर्ट गैसेस के कंपाउंड्स डिस्कस होंगे तब ये वाली चीज डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, आगे और डाउट्स लेते हैं। तो अभी आप लोग किस पे डाउट पूछ सकते हो? अभी आप लोग 5 प्रॉपर्टीज पे डाउट्स पूछ सकते हो। यू कैन आस्क मी डाउट्स ऑन मेटालिक, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, वैलेंसी एंड एटॉमिक रेडियस। इन 5 कंसेप्ट में डाउट है या ट्रेंड में डाउट है, आप अभी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, यश मालपानी जी बोलिए सर। यश, एनी डिफिकल्टीज? जनता को आवाज आ रही है? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो, किसी स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट करके। निश्चय राठौड़, निश्चय राठौड़ आपको आवाज आ रही है? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। निश्चय राठौड़ खुद को अनम्यूट करें और रिप्लाई करें कि आपको आवाज आ रही है। आवाज सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपको बोर्ड हाँ दिखाई दे रहा है सर। निश्चय? यस सर। ओके, Yes. थैंक यू सो मच। ठीक है, प्लीज म्यूट कर लो। एनी डिफिकल्टीज? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछे, यहाँ पे नहीं है कोई बात नहीं। श्रेयस मालपानी, सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बताना सर। सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने डिस्कस ही नहीं किया यार अभी। एक बार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाने दो फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे फोकस करो। क्या होता है कि अगर मैं आपको डेफिनेशन बता दूंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तो दोनों में कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑल एंड आपका भी बेनिफिट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अभी जाने दो, उसको भूल जाओ। कोई दुनिया में चीज ही नहीं है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाना होगा उससे पहले एक और कंसेप्ट आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे,
फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर करेंगे और बाद में ट्रेंड लिखेंगे, ठीक है। तो आई एम वेरी मच सॉरी, मैं वो डाउट अभी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है एज कंपेयर टू जो हम अभी पढ़ रहे हैं। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट में डिफिकल्टी है तो पूछो, ठीक है सर? यस, रिप्लाई करो। रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, नेक्स्ट, एनी मोर डिफिकल्टीज और कैन वी गो अहेड? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एक और कंसेप्ट डिस्कस किया था, पार्शियल चार्जेस। हम ये वाला कंसेप्ट अभी फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्या किया था, तीन डिफरेंट कंपाउंड स्टडी किए थे रादर। तो बोर्ड को डेवलप करते हैं। तीन डिफरेंट कंपाउंड्स क्या थे? NaCl था, Cl में L स्मॉल लिखना, HCl था, Cl में L स्मॉल लिखेंगे, और Cl2 था। तो जो Cl2 है उसको हम ऐसा डिनोट करते हैं ClCl। NaCl में क्या है? NaCl में कंप्लीट चार्जेस है। HCl में क्या है? HCl में पार्शियल चार्जेस है। और इसमें क्या है? इसमें नो चार्ज सेपरेशन। Cl2 में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दो क्लोरीन के एटम्स है, इसमें भी 17 प्रोटॉन्स है और इसमें भी 17 प्रोटॉन्स है। बोथ द क्लोरीन एटम्स आर हैविंग 17 प्रोटॉन्स ईच। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एग्जैक्टली बीच में है। क्लोरीन में Cl2 मॉलिक्यूल में द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एग्जैक्टली बीच में, दोनों क्लोरीन एटम्स के एग्जैक्टली बीच में रखी हुई है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज जीरो। ध्यान दे कि क्लोरीन का जितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, सपोज होगा 3, तो दूसरे क्लोरीन एटम का भी 3 होगा, तो उनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 0। तो इसलिए वहां क्या हो गया? वहां नो चार्ज सेपरेशन हो गया। पहला कंपाउंड NaCl, NaCl में क्या हो रहा है? NaCl में बहुत ज्यादा चार्ज सेपरेशन है, इतना ज्यादा चार्ज सेपरेशन है कि देखने वाले को लग रहा है कंप्लीट चार्ज सेपरेशन है। तो इसलिए Na पे क्या लिखते हैं? Na पे लिखते हैं कंप्लीट पॉजिटिव एंड क्लोरीन पे लिखते हैं कंप्लीट नेगेटिव। ऑन Na वी राइट कंप्लीट पॉजिटिव एंड ऑन क्लोरीन वी राइट कंप्लीट नेगेटिव। ओके। HCl में क्या होता है? HCl में बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। HCl में ये हो रहा है कि हाइड्रोजन पे है पार्शियल पॉजिटिव एंड क्लोरीन पे है पार्शियल नेगेटिव। शेयरिंग हुई लेकिन अनइक्वल शेयरिंग हुई। अनइक्वल शेयरिंग कैसे हुई? थोड़ा सा लोन पेयर जो है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया। हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो वो बन गया शेयर्ड पेयर। वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो चुका है। वो क्यों हुआ शिफ्ट? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। फिर एक और चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब हम आयनिक बॉन्ड लिखते हैं तो हम ऐसा सिंगल लाइन नहीं बनाते उनके बीच में। जैसे इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं ना, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बोलते हैं, आपको पता होगा। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये सारे क्या है? दीज आर टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड के टाइप्स नहीं है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आर नॉट द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आर टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में ऐसा होता है क्या? नहीं, आयनिक बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। आयनिक बॉन्ड में कैसा होता है? एक इलेक्ट्रॉन चला गया, NaCl एग्जाम्पल, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, MgO एग्जाम्पल, राइट, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, AlCl3 एग्जाम्पल। तो खिड़की उगड़ का तो जब 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो भी उसको आयनिक बॉन्ड ही बोलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तभी भी उसको आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आयनिक बॉन्ड, उसका नाम सिर्फ आयनिक बॉन्ड होता है। वेयरएज कोवैलेंट बॉन्ड में 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड के और 2 डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं। एक होता है जिसमें चार्ज सेपरेशन है और एक होता है जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है। तो चार्ज सेपरेशन किसमें नहीं आता है? जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है। तो Cl2 में क्या है? Cl2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0, देयरफॉर नो चार्ज सेपरेशन एग्जिस्ट्स। HCl में क्या है? HCl में पार्शियल चार्ज सेपरेशन हो रहा है। H पे डेल्टा पॉजिटिव है एंड Cl पे डेल्टा नेगेटिव है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट पार्शियल चार्जेस। इसमें हमने एक स्टेटमेंट ये भी लिखा था, आयोनिक बॉन्ड
can be considered to be a very special case of covalent bond in which large difference of electronegativity exists. आयनिक बॉन्ड जो है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड का एक बहुत ज्यादा स्पेशल केस कंसीडर कर सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है। जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। जिसमें थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उसमें पार्शियल चार्जेस आते हैं। जिसमें कुछ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है उसमें हम बोलेंगे नो चार्ज सेपरेशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो अब हम थोड़े डाउट्स लेंगे, जो पढ़ाया है इस पे डाउट्स पूछे। 5 प्रॉपर्टीज एंड पार्शियल चार्जेस वाला आर्टिकल जो है इस पे आप लोग डिफिकल्टीज पूछ सकते हैं। यस, तुषार काकड़े प्लीज आस्क। सर हाँ सर। अगर क्लोरीन का आइसोटोप हुआ तो? सर आइसोटोप्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं आता है। जैसे क्लोरीन 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37, हमारे लिए दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आइसोटोप्स किसकी वजह से आए? डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से आए। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही है ना। क्लोरीन 35 मास वाले में भी 17 प्रोटॉन्स है और क्लोरीन 37 वाले में भी 17 प्रोटॉन्स है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ क्यों रही थी? एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स की वजह से आ रही थी, राइट। तो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हमारे लिए दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम सेम कंसीडर करेंगे। ठीक है सर? थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू फॉर आस्किंग। आनंद प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यहाँ से म्यूट नहीं कर पा रहा हूँ आपको, मैं म्यूट कर रहा हूँ फिर भी आप अनम्यूट हो जा रहे हो। देखो फोन में क्या दिक्कत है। नेक्स्ट प्रथमेश, बोलिए प्रथमेश। NaCl में जो Cl है ना, प्रथमेश रुको, आप बात मत करो। सुनो प्रथमेश, आपके शायद फोन में प्रॉब्लम आ रहा है। कल भी आपने डाउट पूछने की कोशिश की थी, वॉइस प्रॉपरली नहीं आ पा रहा है मुझे, तो पूरी क्लास को डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो आई एम वेरी मच सॉरी। हम कुछ दूसरा तरीका निकालेंगे आपके डाउट्स रिजॉल्व करने का। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, इको जैसा हो रहा है आवाज में। आई एम वेरी मच सॉरी फॉर दिस। सर चैट करो, चैट सॉरी, चैट इज डिसेबल्ड, यू कैन नॉट चैट, सॉरी। पराग बोलिए। सर आपने बोला कि आयोनिक बॉन्ड इज कंसीडर्ड अ वेरी स्पेशल केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सर उसका Yes, उल्टा अगर हम करेंगे तो क्या होगा? सर उल्टा चलेगा नहीं, क्योंकि देखो आयोनिक बॉन्ड क्या है, आप ऐसे समझो। सब लोग ध्यान दे इधर, सब लोग मेरी तरफ देखे, कैमरा की तरफ, कैमरा नहीं स्क्रीन की तरफ देखे सब लोग, कैमरा की तरफ मैं देखूंगा, राइट। ए और बी दो एटम्स है, ठीक है। अब ए और बी दो एटम्स ने क्या किया? एक एक इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड फॉर्म किया, ठीक है। अब हुआ ये कि बॉन्ड फॉर्म होने के बाद, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बी की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। प्लीज होल्ड। ठीक है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो बी की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। यहां तक ठीक है। ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ए पे क्या डेवलप हो गया? डेल्टा पॉजिटिव। बी पे क्या डेवलप हो गया? डेल्टा निगेटिव। अब ऐसा सोचो कि अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पूरा का पूरा बी ने ले लिया, तो देखने वाले को क्या लगेगा? ए ने उसका एक इलेक्ट्रॉन बी को दिया, जिसको हमने आयोनिक बॉन्ड नाम दिया है, ठीक है। तो ऐसा सोचो कि जब इक्वल इक्वल शेयरिंग हुआ, 1-1 इलेक्ट्रॉन ईच, इक्वल शेयरिंग हो गया, 1-1 इलेक्ट्रॉन हो गया, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली बीच में है, तो वो तो कोवेलेंट बॉन्ड है। अब अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट होता है तो उसमें पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाता है। अब अगर वो शिफ्टिंग इतना ज्यादा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि शेयरिंग हो रही है, तो हम उसको आयोनिक बॉन्ड ऐसा नाम देते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड को आप केमिकल बॉन्ड समझे और कोवेलेंट बॉन्ड के एक स्पेशल केस को आयोनिक बॉन्ड समझे।
ठीक है, अब हम थोड़ा सा बोर्ड पे लिखेंगे इसके बारे में। सब लोग ध्यान दे बोर्ड पे प्लीज। कर देते, गुड। क्या था वैसे वो, ठीक है। ये ए बी है, ये जो ए बी कंपाउंड है इसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बी की तरफ शिफ्टेड है। तो बी पे क्या देखने को मिल रहा है, बी पे हमें डेल्टा नेगेटिव देखने मिल रहा है, और ए पे हमें क्या मिल रहा है, ए पे हमें डेल्टा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी केस में अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी हाई, अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत ज्यादा है, तो वो चीज कैसी दिखेगी, वो चीज ए पे कंप्लीट प्लस और बी पे कंप्लीट माइनस जैसी दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल NaCl जैसी दिखाई देगी। कैसी दिखेगी, NaCl जैसी दिखाई देगी। तो अगर ए पे कंप्लीट पॉजिटिव एंड बी पे कंप्लीट नेगेटिव आ गया तो NaCl जैसा दिखेगा। इसको हमने नाम दिया था आयनिक बॉन्ड, ऊपर वाले को हमने नाम दिया कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये देख के समझ में आ रहा है कि कोवैलेंट बॉन्ड इज अ वेरी स्पेशल केस ऑफ आयोनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो क्या है, आयोनिक बॉन्ड का, सॉरी, आयोनिक बॉन्ड जो है वो क्या है, आयोनिक बॉन्ड इज अ वेरी स्पेशल केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एंड नॉट द अदर वे अराउंड। ऐसा क्यों, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड से हम आयोनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन आयोनिक बॉन्ड से कोवैलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन है, द डेफिनेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, द डेफिनेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द डेफिनेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर शेयरिंग खराब हो जाए तो उसको कंप्लीट ट्रांसफर बोल सकते हैं, लेकिन कंप्लीट ट्रांसफर अगर खराब हो जाए तो उसको शेयरिंग नहीं बोल सकते। सोचो इस चीज पे, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया मतलब डेफिनेशन में ही आ गया कि इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। शेयरिंग, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और उसके बाद में एक पर्सन वो शेयर्ड पेयर को खुद की तरफ खींच रहा है, खींचते खींचते उसने इतना खींच लिया कि वो पूरा पॉजिटिव और पूरा निगेटिव हो गया, कंप्लीट चार्जेस डेवलप हो गए। तो जब कंप्लीट चार्जेस डेवलप होते हैं तो उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। जब इनकम्प्लीट चार्जेस, पार्शियल चार्जेस डेवलप होते हैं तो उसको डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस बोलते हैं, पार्शियल चार्ज सेपरेशन। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला ए बी है, ये वाला ए बी, जो ऊपर वाला ए बी है, ये वाला जो ए बी है, इसमें क्या है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है। और ये वाला जो ए बी है ये क्या है, ये एक आयोनिक बॉन्ड का एग्जांपल है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आयोनिक बॉन्ड। नीचे वाला ए बी, ए प्लस बी माइनस, इज एन एग्जांपल ऑफ आयोनिक बॉन्ड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोवैलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, जिनका डाउट था आई होप समझ में आया होगा। किनका डाउट था ये प्लीज बताइए, किसका डाउट Yes, sir. Understood. था। ओके, थैंक यू सो मच। चलो नेक्स्ट डाउट लेते हैं। भार्गवी, सर हाँ बोलिए। सर मेटेलिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते क्या? मेटेलिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते क्या, वहां जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है और मेटेलिक बॉन्ड बेसिकली क्या है, सोडियम एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है उसको मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। तो वहां पे हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सब लोग ध्यान दें कि मेटेलिक बॉन्ड एक नया कंसेप्ट है, ये भी हम केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। बट अभी आप इतना समझो कि मेटेलिक बॉन्ड इज द बॉन्ड विच एग्जिस्ट बिटवीन मेटल्स एंड मेटल्स। जैसे सोडियम है या आयरन है, तो आयरन का रॉड कैसा होता है, आयरन IRON। ठीक है, तो आयरन का रॉड कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो सॉलिड है इसका मतलब डेफिनेटली उसके जो एटम्स है बहुत पास पास होंगे। तो वो एटम्स पास पास क्यों है, क्योंकि उसमें मेटेलिक बॉन्ड होता है। उस मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हमें, टू एक्सप्लेन दैट मेटेलिक बॉन्ड वी डोंट नीड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइपोथेटिकली सोचो, अगर दुनिया में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट आया ही नहीं होता तो भी मेटेलिक बॉन्ड एक्सप्लेन हो जाता। कोवेलेंट बॉन्ड नहीं एक्सप्लेन होता, लेकिन मेटेलिक बॉन्ड एक्सप्लेन हो जाता। सो वी डोंट नीड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू एक्सप्लेन मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, स्नेहा काकड़। स्नेहा प्लीज आस्क। नहीं, अनीश सोनावणे, बोलिए सर। यस सर। सर पार्शियल चार्ज वाले बॉन्ड्स ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं कि जिसमें पूरा कोवैलेंट है, जैसे कि CL का ज्यादा स्ट्रांग है कि HCl का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है? गुड क्वेश्चन। Cl2 जो है वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू HCl। अब उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं, बहुत बड़ा थ्योरी है उस चीज का। लेकिन अगर हम एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस देखें तो जो Cl2 जैसा बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग है।
दिस इज एज गुड एज सेइंग मेटल सॉलिड है क्या? हाँ, तो मेटल सॉलिड है, एक एक्सेप्शन है उसमें, मर्क्यूरी वाला। मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते क्या? हाँ, ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो बेस्ड ऑन सिमिलर लाइंस, एक बेसिक आइडिया के लिए हम ये कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? यस क्लियर हुआ ये? यस सर। ओके, गुड, ठीक है। नेक्स्ट डाउट लेते हैं। तनय गांधी। सर आयोनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है कि? हाँ, तनय ने डाउट पूछा, आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है या कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है? यार ये चीज जो है ना, ये डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर या आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। देयर आर सम आयनिक बॉन्ड्स व्हिच आर स्ट्रॉन्गर देन सम कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड देयर आर सम कोवेलेंट बॉन्ड्स व्हिच आर स्ट्रॉन्गर देन सम आयनिक बॉन्ड्स। ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है? सर तो जनरली ऐसा कुछ नहीं है क्या? नहीं, उसका जनरलाइजेशन नहीं है, ठीक है? जैसे इसका जनरलाइजेशन है, HCl और Cl2 में जनरलाइजेशन है, लेकिन बहुत से ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड्स है जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आयोनिक से, और बहुत से आयोनिक है जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कोवेलेंट से। तो उसका हार्ड एंड फास्ट जनरलाइजेशन नहीं है। उसका रीजन ये है कि बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसमें ट्रेंड नहीं डेवलप कर सकते। जैसे एक सिंपल सा ट्रेंड क्या डेवलप हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना इज डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करना। ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करना इज डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन या क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करना। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में या क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है। तो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड आपस में कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कोवेलेंट और आयनिक के लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऐसा, ठीक है? उसके जो क्या क्या फैक्टर्स डिफाइन करेंगे ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे, 10th क्लास में ही होगा वो, केमिकल बॉन्डिंग आएगा अपने को, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट डिफिकल्टी हो गया, और कोई डाउट नहीं है? गो अहेड, चलो विल गो अहेड, हम आगे बढ़ते हैं। अब आज वाली क्लास में हम लोग को पीरियोडिक टेबल मेमोराइज करना है, ठीक है? पीरियोडिक टेबल हम लोग को लर्न करना है। तो पीरियोडिक टेबल लर्न करने के लिए कुछ ट्रिक्स है। एक सिंपल सा ट्रिक है, ह ही ली बे ब क न ऑ फनी, ये लास्ट टर्न पे हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट टर्न पे आई गेस डिस्कस किया था। उस ट्रिक में हमें करना क्या है? उस ट्रिक में हमें एलिमेंट्स के सिंबल्स लिखने हैं, ठीक है? ये पहले हमने पहला ग्रुप लिख लिया, पहला फर्स्ट पीरियड लिख लिया हाइड्रोजन हीलियम, उसके नीचे सेकंड पीरियड लिख लिया, उसके नीचे हम थर्ड पीरियड लिख रहे हैं, थर्ड पीरियड लिखा जा रहा है। ये पीरियोडिक टेबल नहीं है, सिर्फ मैं एलिमेंट्स के नाम लिख रहा हूँ, नाम भी नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ सिंबल्स लिख रहा हूँ। दिस इज नॉट द पीरियोडिक टेबल, हीलियम बेरिलियम के ऊपर नहीं है। आई एम जस्ट मेंशनिंग द एलिमेंट्स एंड आई एम मेंशनिंग द एलिमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर पीरियड्स। तो पहला पीरियड हाइड्रोजन हीलियम, सेकेंड पीरियड लिथियम से नियॉन, थर्ड पीरियड सोडियम से आर्गन। ये थर्ड पीरियड भी लिख लिया हम लोगों ने। थर्ड पीरियड स्टार्ट्स विद पोटेशियम एंड एंड्स एट क्रिप्टॉन, ठीक है? तो इसको लर्न करने का एक ट्रिक है, हमने डिस्कस किया था। इसको पढ़ते जाना है, इसको देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी मराठी अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग इसको रीड करना है। कैसे रीड करेंगे इसको? ह ही ली बे, ह ही ली बे ब क न ऑ फ नी, ह ही ली बे ब क न ऑ फ नी। नी तक हो गया, सोडियम नी क्या है? नी नियॉन है। नी के बाद नया ग्रुप, नया पीरियड आ रहा है। नया पीरियड किससे स्टार्ट हो रहा है? सोडियम से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको सो नहीं बोलना है, उसको Na बोलना है। Na इज द सिंबल ऑफ सोडियम, ठीक है? ये पता होना चाहिए। नेट्रियम जो नाम था, नेट्रियम पुराना नाम था, अभी उसको सोडियम बोलते हैं, उससे सिंबल आया। तो क्या सिंबल है आयन का, सॉरी क्या सिंबल है सोडियम का? Na। ऐसे आयन का सिंबल क्या है? Fe। कॉपर का सिंबल Cu है, Cu। तो नाम गलसी पस कलर, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन को पस कलर ऐसे रीड करना है। ये एक ट्रिक है लर्न करने के लिए। ह ही लीबे बक न फनी, नाम गलसी पस कलर, क कास कटी व, क कास कटी व क्रमन, ऐसे ऐसे रीड करना है इसको, क्रमन। क्रमन क्यों रीड करना है? क्रम क्यों नहीं रीड कर सकते? क्योंकि Mn और Mg में कंफ्यूजन होता है। Mn
मैंगनीज है, Mg मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम Mg, Mn मैंगनीज, क का स्कर्टी व क्रमन, टेको निकुजन, गागे 80 बरकर, गागे 80 बरकर। गैलियम से फिर से पी ब्लॉक में हम एंटर हुए। अगर आप ध्यान से देखें पीरियोडिक टेबल को, तो जो Sc लिखा है स्कैंडियम से जिंक तक, कैल्शियम के बाद और गैलियम से पहले, कैल्शियम के बाद और गैलियम से पहले जो लिखा है ये डी ब्लॉक के पहले पीरियड की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पीरियड ऑफ द डी ब्लॉक, ठीक है। उससे ऊपर सिर्फ एस और पी हमने देखा, उससे भी ऊपर सिर्फ एस और पी देखा, और उससे ऊपर सिर्फ एस देखा। हाइड्रोजन हीलियम जो है वो दोनों एस ब्लॉक के मेंबर्स है। हीलियम इज नॉट अ मेंबर ऑफ पी ब्लॉक, हीलियम पी ब्लॉक का मेंबर नहीं है। लर्न करेंगे इस चीज को, क्यों नहीं है सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे। हाइड्रोजन हीलियम ही लीबे बकर न ऑफ नी नाम गलसी पसकल अर कका स्कटी व क्रमन पेको निकुजन गागे 80 बरकर, ठीक है। ये 1 से लेके 36 तक एलिमेंट्स हम लोगों ने लर्न किए। वी हैव मेमोराइज्ड द एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 36। इसमें तो शायद ही कोई डाउट होगा, बट स्टिल आई इनवाइट इफ यू हैव एनी डाउट्स। अब तक जो कुछ भी पढ़ाया है उसमें डाउट्स पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन रेज योर हैंड्स एंड आई विल टेक केयर ऑफ योर डिफिकल्टीज। नहीं तो हम नेक्स्ट आर्टिकल पे मूव करेंगे। प्लीज आस्क इफ यू हैव डिफिकल्टीज। नो डाउट्स, कोई डाउट्स नहीं है क्या? श्रेयस मालपानी। सर ये जो हमारा स्टडी मटेरियल में पीरियोडिक टेबल दिया है उसमें तो पी ब्लॉक में हाइड्रोजन हीलियम दोनों मेंशन किए। डी ब्लॉक में पी ब्लॉक में हाइड्रोजन और हीलियम दोनों पी ब्लॉक में मेंशन्ड है। हाँ सर। पी फॉर पैरट। यस सर, पी फॉर पैरट। अच्छा ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ और कमेंट करता हूँ, उसमें गलती होगा। हाइड्रोजन जो है वो एस ब्लॉक का मेंबर है, हीलियम जो है वो पी ब्लॉक का मेंबर है। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दिस। उसमें कहाँ गलती है ये मैं रेक्टिफाई करके इन्फॉर्म करूंगा। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर मेंबर्स ऑफ एस ब्लॉक। हेलो, are members of S block and they are not members of P block। ये लर्न करना, हाइड्रोजन हीलियम पी ब्लॉक के मेंबर्स नहीं है, एस ब्लॉक के मेंबर्स है, ठीक है। उसमें एरर होगा, आई विल लुक इनटू इट एंड टेल यू कौन से पेज नंबर पे एरर है, ठीक है। ये एस ब्लॉक के ही मेंबर्स है, ठीक है। नेक्स्ट डिफिकल्टी लेंगे। आयुष देशमुख सर। हाँ बोलिए। आयुष, पहले आयुष बोलिए। आयुष सर आप इसका ऑडियो भेज देंगे? इसका ऑडियो भेजना है यार, लर्न कर लो, ठीक है। मैं भेजता हूँ ऑडियो, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर लेंगे। आज की क्लास का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर हो जाएगा, या कोई दूसरे तरीके से अवेलेबल करवा देंगे। लर्न करना ह ही लीबे बका न ऑफ अनी, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए श्रेयस, कुछ बोल रहे थे आप? ये सर जो उसी पीरियोडिक टेबल में 113, 115, 117 और 118 के ब्लॉक्स खाली दिए, उसमें एलिमेंट्स नहीं लिखे, और 118 का जो ब्लॉक है उसके अंदर क्वेश्चन तक दिया है। ऐसा क्यों? हाँ ये डिस्कस किया था हमने, डिफरेंट ये हमने बहुत पहले लास्ट वीक वगैरह की क्लास में डिस्कस किया था। पीरियोडिक टेबल जो डेवलप होता है उसमें हम एलिमेंट्स पुट करते हैं। अब क्या होता है कि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट सोर्सेस से पीरियोडिक टेबल लाते हैं। डिफरेंट सोर्सेस मतलब जैसे केमिस्ट्री के बहुत सारे बड़े लेवल के टेक्स्ट बुक्स होंगे यूनिवर्सिटी लेवल के, उसमें पीरियोडिक टेबल प्रिंटेड होगा। अब उन पीरियोडिक टेबल्स से 9, 10, 11, 12 के स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स बनते हैं, हमारा क्लासेस का स्टडी मटेरियल बनता है। अदर वेबसाइट्स पे आप जाओगे तो वहाँ डिफरेंट वेबसाइट्स पे डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल होंगे। डिफरेंट फॉर्मेट्स का मतलब ये है कि अलग अलग पीरियोडिक टेबल्स में डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अब उसका रीजन जो है सेवंथ पीरियड, उसमें जो एलिमेंट्स है वो हाईली रेडियो एक्टिव है। बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव होने की वजह से वो एलिमेंट्स नेचर में उतना ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर रहे वो एलिमेंट्स। लेबोरेटरी में अगर हम बना भी ले
तो भी वो एलिमेंट जो है वो क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है। रेडियो एक्टिव होने की वजह से दैट एलिमेंट डिसइंटीग्रेट्स। अब डिफरेंट डेफिनेशन, ये डिफरेंट सोर्सेस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट है, ठीक है। तो जहां से स्टडी मटेरियल वाला पीरियोडिक टेबल डेवलप किया गया होगा, जहां से भी ये रेफरेंस से लिया गया होगा, उस रेफरेंस में जो भी आप नंबर्स बोल रहे हो 113, 115, 117, 118, वो एलिमेंट्स को कंसिडर नहीं करते होंगे, लेकिन हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें 118 एलिमेंट्स कंसिडर किए हुए हैं। तो फॉर द सेक ऑफ सिलेबस, फॉर द सेक ऑफ स्कूल एग्जामिनेशंस एंड फॉर ऑल अदर स्कॉलिस्टिक पर्पसेस, we will consider that 118 elements are present and they are present in the periodic table and they have been found in nature, ठीक है। उसका रीजन मैं एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सोर्सेस डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अवेलेबल, ठीक है। नेट पे अगर आप ढूंढोगे कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर अवेलेबल, तो 4-5 डिफरेंट वेबसाइट्स अलग अलग नंबर्स देंगे, एंड दैट नंबर विल यूजुअली रेंज between 110 to 118। कुछ बुक्स में 1112 होगा, कुछ बुक्स में 1113 एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स नहीं मेंशन किए गए हैं उनको एलिमेंट कंसिडर नहीं किया गया है, इसलिए वहां पे जगह खाली छोड़ी गई है। सेम रीजन फॉर द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो फॉर आवर पर्पसेस वी विल फॉलो द पीरियोडिक टेबल प्रिंटेड इन आवर टेक्स्ट बुक्स, ठीक है सर? यस सर। ओके गुड। नेक्स्ट डाउट डिस्कस करते हैं। मिहिका राठौड़, मिहिका जी बोलिए। लैंथेनम और एक्टिनियम कौन से ब्लॉक के मेंबर्स हैं? लैंथेनम और एक्टिनियम कौन से ब्लॉक के मेंबर्स है? वेरी गुड। लैंथेनम एंड एक्टिनियम आर मेंबर्स ऑफ एफ ब्लॉक, ठीक है। लैंथेनम और एक्टिनियम जो है दीज आर द मेंबर्स ऑफ एफ ब्लॉक। टोटल एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट्स है, 14 लैंथेनाइड्स एंड 14 एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स शुरू लैंथेनम से होते हैं एंड एक्टिनॉइड्स शुरू एक्टिनम से होते हैं। प्लीज वीडियो कैमरास बंद करो अपना वीडियो, ठीक है गुड। ओके, किनका डाउट था ये? मिहिका, आपका डाउट क्लियर हुआ? यस सर। थैंक यू। यस गुड। अनीश सोनावने। सर हाइड्रोजन कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? सर हाइड्रोजन ग्रुप 1A को बिलोंग करता है सर। एस ब्लॉक का है 1A ग्रुप नहीं, 1A ग्रुप को नहीं बिलोंग करता। हाइड्रोजन अलग से ही कंसिडर करो। अभी बोर्ड पे लिख रहे हैं, सब लोग ध्यान देंगे। प्लीज पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन is one of the demerits of the position of hydrogen is one of the demerits of modern periodic table. It can be placed with group 1 and also with group 17. हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन फैमिली से भी रिजेंबल करता है और हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल्स फैमिली से भी रिजेंबल करता है, ठीक है। तो हमारे लिए हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो क्या है? वो एक डीमेरिट है। अभी भी वो चीज सॉल्व नहीं हुई है। ये डीमेरिट मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी था। दिस डीमेरिट वाज आल्सो देयर इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। प्लीज कोऑपरेट, थैंक यू। The position of hydrogen is not properly defined. हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 का मेंबर है, बट टेक्निकली वो ग्रुप 17 का भी मेंबर हो सकता है। इट इज प्लेस्ड विथ ग्रुप 1 फॉर लॉजिस्टिक्स पर्पसेस। इजी टू रीड। और एक रीजन है, हाइड्रोजन is member of S block, therefore it has to be kept with S block. प्लीज रीड करें जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे जो भी आपके दिख रहा है उसको रीड करो। इट इज प्लेस्ड विद ग्रुप 1 फॉर लॉजिस्टिक्स पर्पसेस। इजी रख रहा है, इजी हो रहा है वहां रखने के लिए, इसलिए रख दिया। उसको रीड करना इजी हो जाता है हाइड्रोजन अगर वहां है तो। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज जो हाइड्रोजन है वो क्या है? एस ब्लॉक का मेंबर है, इसलिए उसको क्या करते हैं? उसको हम लोग एस ब्लॉक के साथ रखते हैं। therefore it has to be kept with एस ब्लॉक, ठीक है। तो एस ब्लॉक के साथ रखेंगे तो पी ब्लॉक में तो हेलोजन फैमिली के ऊपर नहीं रख सकते, इसलिए उसको ग्रुप 1 के साथ कंसिडर कर लेते हैं। तो ग्रुप 1 जो है
टेक्निकली स्टार्ट फ्रॉम लिथियम, उसको बोलते ही लिथियम फैमिली है, उसको हाइड्रोजन फैमिली नहीं बोलते, उसको लिथियम फैमिली बोलते हैं, बट हाइड्रोजन भी उसमें रख दिया गया है। ठीक है, इजी है ये चीज। आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। किनका डाउट था? अनीश का डाउट था शायद। यस सर। ओके, समझ में आया सर? यस सर। थैंक यू सर। निहिका राठौड़ बोलिए। सर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में डाउट था। हाँ, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में डाउट है, ट्राई करते हैं, बोलिए डाउट। सर जो 4th 5th एंड 6th पीरियड्स है उसमें 2 सीरीज थे, फर्स्ट एंड सेकंड, तो वो क्यों? वो क्यों? ठीक है, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 2 सीरीज थे। और अब एक काम करना, ठीक है, ये सबके लिए एक छोटा सा होमवर्क देते हैं हम लोग। क्या करना, क्लास होने के बाद मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल और मोस्ले का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, मैंने ये बोला भी था जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तब हम सारे पीरियोडिक सारे क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टीज को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। रादर देन एक दूसरे से कंपेयर करना, वी विल कंपेयर ऑल द मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन विद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम सब कुछ को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से कंपेयर करेंगे। तो आप सब लोगों के लिए होमवर्क है, जो ये डाउट है इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। होमवर्क में करना क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कंपेयर करना है, देखना है कि उसमें सिमिलरिटीज क्या है और डिसिमिलरिटीज क्या है। फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स से भी कंपेयर करके देखना। जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है वो कहां तक वैलिड था? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज वैलिड टिल कैल्शियम। कहां तक वैलिड था वो लॉ? कैल्शियम तक वैलिड था। तो क्यों कैल्शियम तक वैलिड था? क्योंकि उसके बाद डी ब्लॉक स्टार्ट हो गया, और डी ब्लॉक स्टार्ट होने की वजह से प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ कंपेयरिंग द मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, डोबेरियस ट्रायड्स को कंपेयर मत करो, वो बहुत इजी है, उसमें बहुत ज्यादा कंपैरिजन का एसेंस नहीं है। मेंडलीव के टेबल को और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कंपेयर करना, उसमें आपको मेंडलीव में कुछ एक ही पीरियड में 2 डिफरेंट सीरीज दिखाई देंगी। वो सीरीज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहाँ है और कैसी रखी हुई है, उससे कंपेयर करके देखना। ठीक है, फिर जब उससे कंपेयर करेंगे तो एक क्वेश्चन ये सॉल्व करना कि जो 2 सीरीज है मेंडलीव की, क्या वो इधर वाले टेबल में डी ब्लॉक में आ रही है? अगर हाँ तो ठीक है, क्यों आ रही है? नहीं तो क्यों नहीं आ रही है? फिर वो जो 2 सीरीज है, क्या वो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को करस्पॉन्ड कर रहा है? मतलब ऐसा हो सकता है ना कि ऊपर वाली सीरीज डी में है और नीचे वाली सीरीज एफ में है, फिर नेक्स्ट पीरियड की ऊपर वाली सीरीज डी में है, नीचे वाली सीरीज एफ में है। तो क्या रिलेशन है दोनों टेबल्स में अदर देन द पीरियोडिक लॉ? पीरियोडिक लॉ का तो रिलेशन है ही। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मासेस लिखा था, मोस्ले के पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर्स लिखा था, राइट? उसके अलावा टेबल्स में क्या सिमिलरिटीज है? दोनों में सेम नंबर ऑफ पीरियड्स है क्या? दोनों में सेम नंबर ऑफ ग्रुप्स है क्या? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है क्या? वो सारी चीजें दोनों टेबल्स को एक बार कंपेयर करना। फिर हम लोग क्लास में स्क्रीन पे दोनों टेबल्स एक साथ रख के मैं कंपेयर करके बताऊंगा। ये वाला डिफिकल्टी आई होप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक ये होमवर्क सबके लिए है। एवरीवन शुड अटेम्प्ट दिस पार्ट एंड नीडलेस टू से टॉपिक दोनों बुक से रीड करें। स्टेट बोर्ड के पीछे जो टेक्स्ट बुक के टॉपिक के बाद जो क्वेश्चंस होते हैं, एक्सरसाइजेस, वो सॉल्व कर लेना। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के भी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लेना। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस अगर कुछ है, थ्योरी के साथ कुछ बीच बीच में क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस भी आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, फिर जो स्टडी मटेरियल है उसमें से भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वी विल टेक दोस डिफिकल्टीज, वी विल टेक दोस क्वेश्चंस एज टाइम प्रोसीड्स। ठीक है, तो ये होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल्स को कंपेयर करना। वी विल डिस्कस दिस। ओके, सो नेक्स्ट डाउट, श्रेयस मालपानी बोलिए। सर हमने हाइड्रोजन को एस ब्लॉक में रखा, इसलिए उसको फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के साथ कंसीडर किया। लेकिन अगर हम उसको पी ब्लॉक में रखें और फिर 17th ग्रुप के साथ कंसीडर करें तो? नहीं, उसको फर्स्ट ग्रुप के साथ इसलिए कंसीडर किया क्योंकि जो फर्स्ट ग्रुप है वो भी तो एस ब्लॉक है। जो फर्स्ट ग्रुप है वो एस ब्लॉक है, सेकंड ग्रुप भी एस ब्लॉक है। हाइड्रोजन भी बोला कि मेरे को एस ब्लॉक के साथ रहने का है, तो हाइड्रोजन को बोला आप फर्स्ट ग्रुप के ऊपर रह लो, तो आपको एस ब्लॉक में कंसीडर कर लेंगे, फर्स्ट ग्रुप के साथ कंसीडर कर लेंगे। फिर क्या हुआ, फिर हीलियम आया। हीलियम ने बोला कि मुझे भी एस ब्लॉक में रहना है, लेकिन हीलियम को बोला गया कि आप इनर्ट एलिमेंट हो, तो आपको एस ब्लॉक में हम चाहकर भी नहीं रख सकते, इसलिए उसको इनर्ट एलिमेंट्स के साथ रखा गया। लेकिन हीलियम ने हर बार बोला कि जब भी एस ब्लॉक के बारे में बात करोगे तो मुझे याद रखना। ठीक है, प्लीज म्यूट करो यार, प्लीज म्यूट योरसेल्व्स। हाँ, होल्ड करो। हीलियम जो है वो एस ब्लॉक का मेंबर है,
लेकिन इनर्ट एलिमेंट्स के साथ क्यों रखा गया है? क्योंकि हीलियम एक इनर्ट एलिमेंट भी है और उसका इनर्ट होना एक ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसका इनर्ट होना एक ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एज कंपेयर टू उसका एस ब्लॉक का होना। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? इसीलिए हाइड्रोजन को लिथियम फैमिली के ऊपर रखा गया, इसीलिए उसको ग्रुप 1 में कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू उसका 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी। हेलोजेंस क्या करते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, राइट? लेकिन हाइड्रोजन जो है, जो हाइड्रोजन है वो कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है, हेलोजेंस भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन ने बोला कि मैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाऊंगा तो हेलोजेंस के साथ रखो, मैं 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता हूँ तो मुझे ग्रुप 1A के साथ रखो, लेकिन इसलिए उसको ग्रुप 1A के साथ रखा क्योंकि वो एस ब्लॉक का मेंबर है। ठीक है, जिनका डाउट था प्लीज रिप्लाई करें, समझ में आया क्या? यस सर, समझ में आया। तो सर अगर हीलियम की इनर्ट मतलब इनर्ट होने की प्रॉपर्टी अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको उठा के डायरेक्ट मतलब ग्रुप 18 में क्यों नहीं डाला? बोला ना, तो हीलियम ग्रुप 18 में ही है ना, हीलियम का पोजीशन कहाँ है? ग्रुप 18 में ही है। तो सर उसको एस ब्लॉक का एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में जाता है। ठीक है, जितने भी जीरो ग्रुप एलिमेंट्स है उन सबके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जाते हैं, इसलिए वो पी ब्लॉक के मेंबर्स है। हीलियम जो है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता है, हीलियम जो है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता है, इसलिए हीलियम इज मेंबर ऑफ एस ब्लॉक। हीलियम एस ब्लॉक का मेंबर है, हीलियम इज अ मेंबर ऑफ एस ब्लॉक, but at the same time helium is also a inert element. ठीक है, इस चीज को याद रखें। यस सर। ठीक है, गुड गुड। नेक्स्ट सिद्धांत, सिद्धांत बोलिए डाउट। सिद्धांत आपकी आवाज नहीं आ रही है। सिद्धांत, आई कांट हियर यू। नेक्स्ट सर्वेश, सर्वेश बोलिए। Sir, which element has greatest electron? सर्वेश आई कांट हियर यू, सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर्वेश, आपसे बाद में बात करते हैं। तनय गांधी। सर अभी तक 118 एलिमेंट्स हुए ना डिस्कवर, तो उसमें ऐसा मतलब कोई एलिमेंट्स तो पीरियोडिक टेबल में है ही नहीं, जैसे 113, 15, 17, तो वो डिस्कवरी नहीं हुई क्या अभी तक? नहीं सर, वो डिस्कवरी नहीं हुई, नेचर में मिले ही नहीं, बहुत ढूंढा लेकिन मिले ही नहीं। आखिरी में लेबोरेटरी में बना के देखा जबरदस्ती, फिर भी बने ही नहीं। हाँ बोलिए ना। सर फिर भी उनको पीरियोडिक टेबल में रखते हैं, मतलब क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट करने के लिए। देखने वाले को लगना चाहिए ना कि 118 एलिमेंट्स है। 118 क्यों? क्योंकि 7th पीरियड 118 पे खत्म होता है। ठीक है, क्या हुआ, लेबोरेटरी में बना के देखा, अभी वो कितने समय तक डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, इसके बेसिस पे वो एलिमेंट है कि नहीं है ये डिफाइन करते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट लोग डिफरेंट पैरामीटर्स रखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कुछ लोग बोलेंगे कि यार इसको एलिमेंट कंसिडर करो, ये 2 घंटे तक एग्जिस्ट रहा लेबोरेटरी में। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं उसको एलिमेंट कंसिडर मत करो, उसका यूज ही क्या है, 2 घंटे तक एग्जिस्ट रहने के बाद वो तो ब्रेक डाउन हो गया, वो तो रेडियो एक्टिव था। तो उसपे एक कंट्रोवर्सी वाला इश्यू चल रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो एक एक्चुअल एलिमेंट जैसा कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे टेक्स्ट बुक में 118 एलिमेंट्स प्रिंटेड है, तो हमारे लिए सारे एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द साइंटिस्ट, डिपेंडिंग ऑन द रिसर्च एंड डिपेंडिंग ऑन द पर्पस, एलिमेंट बोलना है या नहीं बोलना है उस चीज को, ये मैटर करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक देयर आर 118 एलिमेंट्स। ठीक है सर? ओके सर, वेरी गुड यस सर, सर। थैंक यू। यस, नेक्स्ट भार्गवी बोलिए। भार्गवी प्लीज ट्राई। Sir, the number of elements in the first 3 periods is determined by the electron capacity of the shells and the law of electron octet. How, sir? राइट, वेरी गुड। देन कैसे सर, वो मुझे समझा नहीं स्टेटमेंट। ठीक है, ये कहाँ से पढ़ा आपने स्टेटमेंट? सर ये स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में है ना। वेरी गुड। आप पेज नंबर बता पाएंगे? हाँ सर, पेज नंबर 24।
ठीक है, जिन लोगों के पास टेक्स्ट बुक है वो प्लीज पेज नंबर 24 पे आ जाए। एंड इट वाज ऑलवेज टोल्ड यू, हमेशा रिकमेंड किया था स्टेट बोर्ड एज वेल एज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठने का। ठीक है, तो भार्गवी आप सेंटेंस फिर से रीड करेंगे और मैं सेंटेंस वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करूंगा। सब लोग ध्यान दें कि दिस इज अ मेथड टू स्टडी। आपको बहुत बार बोला गया था कि टेक्स्ट बुक पढ़ना है, जो नहीं समझ में है उसको अंडरलाइन करके रखो, क्लास में पूछो। तो भार्गवी, इट इज अ वेरी गुड थिंग कि आपने टेक्स्ट बुक रीड किया, मार्क करके रखा और अब आप उस लाइन का मतलब पूछ रहे हो। स्टार्ट रीडिंग। सर मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है। ऋषभ, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे टू डिस्टर्ब द क्लास। आपको जब परमिशन दी जाएगी तभी आप क्लास में बात कर सकते हैं। ये आपको भी पता है कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है और मुझे भी पता है, और शायद ही आपको पता ही होगा कि ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रहा है। ठीक है, तो सर अब लाइफ ना पहले जैसी नहीं रही कि क्लास में आके बैठ गए 500 लोगों के बीच में, कुछ भी मस्ती कर ली, कभी भी कोई भी कमेंट पास कर दिया। ठीक है, अब सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। सब लोगों के लिए ये एक फिर से वार्निंग है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, प्लीज ध्यान दे और अपनी तरफ से क्लास कम से कम डिस्टर्ब हो इस चीज का ख्याल रखे। ठीक है, भार्गवी रीड करिए। The number of elements in first three periods is determined by the electron capacity of the shells and the law of electron octet. ठीक है, गुड। लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द शेल, फर्स्ट 3 periods। भार्गवी एक बार और रीड करो। Okay, sir. The number of elements in the first three periods is determined by the electron capacity of the shells and the law of electron octet. नंबर ऑफ एलिमेंट्स है फर्स्ट 3 periods में। तो जो फर्स्ट 3 periods है वो कौन सा पीरियड है? हाइड्रोजन वाला पीरियड जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम है। उसके बाद आता है लिथियम वाला पीरियड जिसमें लिथियम से हम नियॉन तक जाते हैं, नियॉन का एन कैपिटल है। और उसके बाद आता है सोडियम वाला पीरियड जिसमें हम एर्गॉन तक जाते हैं, राइट। तो सोडियम नामक अल सी प स कल अर, राइट। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें हमारे पास है देयर आर 8 एलिमेंट्स इन दिस, राइट। हाइड्रोजन वाले पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? हाइड्रोजन वाले पीरियड में देयर आर 2 एलिमेंट्स। और लिथियम वाले पीरियड में हमारे पास कितने एलिमेंट्स है? वी हैव 8 एलिमेंट्स इन लिथियम वाला पीरियड। तो 8 + 8 16, 16 + 2 18। तो ये जो सेंटेंस है स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में, ये दिस सेंटेंस टॉक्स अबाउट 18 एलिमेंट्स, राइट। तो ये 18 एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। अब उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? जैसे पहला जो पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स है। सर आपको कैसे पता चला उसमें 2 एलिमेंट्स है? क्योंकि जो पहला पीरियड है उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है। सर ये कैसे पता चला आपको? 2n² रूल से पता चला, राइट। तो जो 2n² रूल है वो 2n² रूल मुझे बताता है कि k का कैपेसिटी जो होगा वो 2 होगा। 2n² रूल ने ही मुझे बताया कि जो L है उसका कैपेसिटी क्या होगा? उसका कैपेसिटी 8 होगा, राइट। और M के लिए उसका कैपेसिटी 18 होगा। तो M वाली चीज बाद में देखते हैं। फॉर द टाइमिंग अभी इतना समझो कि इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द शेल, ये चीज का मतलब 2n² से है। किसी पर्टिकुलर शेल की कैपेसिटी कितनी है ये हमें 2n² से पता चलता है, राइट। तो K, L और M शेल, तो M की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? M की कैपेसिटी हो जाएगी 18 इलेक्ट्रॉन्स। But at the same time we have another law which is called as law of electron octet. ये लॉ हमें बताता है कि जो एलिमेंट्स है वो स्टेबल कब होंगे? जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, या फर्स्ट वाले शेल के केस में जब डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन और हीलियम पहले पीरियड में है और पहला पीरियड के शेल को करस्पॉन्ड करता है, n = 1 को करस्पॉन्ड करता है। तो उसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा? उसका कैपेसिटी 2 हो जाएगा, क्योंकि उसमें 2 ही एलिमेंट्स हम रख पाएंगे। हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिनिश हो गया शेल। उसके बाद जब सेकेंड वाला मेन शेल आया, सेकेंड वाले मेन शेल का नाम क्या है? L। तो उसका कैपेसिटी कितना है? उसका कैपेसिटी 8 है। वो कहां से आया? 2n² से आया। तो उसमें कितने एलिमेंट्स रखेंगे हम लोग? उसमें भी हम लोग सिर्फ 8 एलिमेंट रख पाएंगे, ठीक है। थर्ड शेल है, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो उसमें हम 18 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से
18 एलिमेंट्स रख सकते थे, लेकिन लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट ने हमें बोला कि आप सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन रख पाओगे। इसीलिए थर्ड मेन शेल में भी हम सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर पाए। पर फिर ये प्रॉब्लम फोर्थ शेल में आया क्या? हाँ, फोर्थ शेल में ये सारे लॉ वैलिड नहीं रहे। लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट जो था वो सिर्फ एर्गॉन तक वैलिड था। ठीक है, अब हम थोड़ा और लिखेंगे इस पे। प्लीज कोऑपरेट, प्लीज पे अटेंशन। हाँ, यहाँ पर देखे सब लोग, बोर्ड पे हम लिख रहे हैं हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। हीलियम कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। लिथियम कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं? 2,1। बेरिलियम कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं? 2,2। बोरॉन 2,3। कार्बन 2,4। नाइट्रोजन 2,5। ऑक्सीजन 2,6। क्लोरीन 2,7। नियॉन 2,8। ठीक है, तो ये जो है हाइड्रोजन और हीलियम जो हाईलाइट किया हुआ है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, दीज आर द मेंबर्स ऑफ फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है। स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है पहले 3 पीरियड्स में? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट 3 पीरियड्स विल बी डिफाइंड बाय इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द शेल एंड द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। 2 चीजों से ये बताया जा सकता है किसी पर्टिकुलर पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो पहले पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे एक पहले मेन शेल की बात हो रही है जिसका कैपेसिटी 2 है। फिर जब हम सेकंड मेन शेल में जाएंगे, ये जो हाईलाइट की हुई चीज है लिथियम से नियॉन तक, तो जो सेकंड मेन शेल है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? तो सेकंड मेन शेल में भी 8 ही एलिमेंट्स रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन पुट करते जाएंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन पुट करने पर एलिमेंट नया नया आता जाएगा, तो नियॉन तक चले गए, सेकंड मेन शेल फिल हो गया। सेकंड मेन शेल फिल हो गया तो सेकंड पीरियड भी फिल हो चुका है। और इसके बाद नियॉन के बाद जो थर्ड पीरियड आएगा उसमें तो 18 कैपेसिटी है, लेकिन ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे तो उसका कैपेसिटी भी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जो सेकंड पीरियड है उसका कैपेसिटी भी 8 और ऑक्टेट रूल भी 8 बोलता। थर्ड पीरियड का कैपेसिटी 18, तो थर्ड पीरियड में तो 18 एलिमेंट्स होने चाहिए थे, लेकिन थर्ड पीरियड ने लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट भी फॉलो किया, इसीलिए थर्ड पीरियड में सिर्फ 8 एलिमेंट्स है। तो थर्ड पीरियड कहाँ से शुरू हो रहा है? सोडियम से शुरू हो रहा है। क्या लिखते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन? 281। डॉट नहीं लिखते, कॉमा लिखते हैं। 281, 282। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 283, सिलिकॉन 284 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे हम कहां तक जाएंगे? डॉट 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 एर्गॉन तक जाएंगे। एर्गॉन क्या आएगा? 288 आएगा। ठीक है, तो ये जो हाईलाइट की हुई चीज है, ध्यान से देखिए, जो हाईलाइट की हुई चीज है आप लोगों के सामने, this highlighted thing is the third main shell. Because this is the third main shell, so this also corresponds to the third period. Number of elements in the third period will be 8. Why? Because of law of electron octet. Capacity third shell की 18 होने दो, लेकिन law of electron octet बोलता है कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रख सकते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 8 एलिमेंट्स ही रख पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी गुड डाउट, वेरी गुड डिफिकल्टी। प्लीज पे अटेंशन। जो बोर्ड पे लिखा है ये आप लोग लिख सकते हो। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस डिफिकल्टी। किनका डाउट था? ये भार्गवी आई गेस, राइट? यस सर। आपको समझ में आया क्या? हाँ सर। और कोई डाउट है इसमें तो प्लीज बोलिए। भार्गवी, कैन यू हियर मी? बाय गाइस। हेलो भार्गवी, प्लीज बताइए, आपको कोई डिफिकल्टी है इसमें? उसके नीचे मतलब जो स्टेटमेंट है उसके जस्ट नीचे और एक पैराग्राफ दिया है, वो पढ़ूं क्या? हाँ, एक सेकेंड। ये स्टेटमेंट सबको, आई गेस, आई होप ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया होगा। पेज नंबर 24 पे लोग स्टेटमेंट को रीड करें। इस स्टेटमेंट को रीड करें ध्यान से, और स्टेटमेंट को रीड करने के बाद जो भी बोर्ड पे लिखा है उसको आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। बाद में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। भार्गवी, आप नीचे का पैराग्राफ पढ़े। हाँ सर। As per the electron holding capacity of shell, 2 elements are present in the first period and 8 elements. हाँ, as per the electron holding capacity,
पहला जो पीरियड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं तो 2 एलिमेंट्स रख सकते हैं। पहले मेन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स। दूसरे पीरियड में 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब दूसरे पीरियड में नहीं, दूसरे मेन शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट्स। इसको हम थोड़ा डिलीट करेंगे और नया लिखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट्स, क्यों? क्योंकि फर्स्ट मेन शेल क्या है? फर्स्ट मेन शेल का कैपेसिटी कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटी, ठीक है। सेकंड पीरियड कितने एलिमेंट्स है? 8 एलिमेंट्स है। सेकंड मेन शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटी, बोर्ड पे देखिए लिखा हुआ आएगा। थर्ड पीरियड 18, थर्ड पीरियड कितने एलिमेंट्स? 8 एलिमेंट्स। थर्ड मेन शेल 18 electrons capacity, but according to octet rule only 8 electrons can be present, बराबर है। therefore third main shell only 8 electrons, therefore third period 8 एलिमेंट्स, ठीक है। सब लोग इसको रीड करें, शांति से घर पे बैठ के इसको रीड करो। अभी देखो रिलेशन एक डेवलप हो रहा है, मेन शेल और पीरियड के बीच में रिलेशन डेवलप हो रहा है। जो पीरियड है वहां पे एलिमेंट्स है, और जो मेन शेल की बात हो रही है वहां क्या है? वहां इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी की बात हो रही है। फर्स्ट और सेकंड पीरियड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पीरियड में 18 वाला प्रॉब्लम आया, लेकिन वो किसने सॉल्व कर दिया? 8 इलेक्ट्रॉन से सॉल्व किया, क्योंकि ऑक्टेट रूल आया। फोर्थ पीरियड यहां पे क्या हुआ ये हम लोग डिस्कस करेंगे इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। फोर्थ पीरियड एंड सो ऑन, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड जो भी होगा वो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। वहां पे नया थ्योरी मिलेगा, नई चीज सीखने को मिलेगी कि फोर्थ पीरियड के बाद ऑक्टेट रूल क्यों फॉलो नहीं हुआ, ठीक है। फॉर द टाइमिंग फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड का ये स्टेटमेंट है, ठीक है। तो भार्गवी अभी आप फिर से वो सेकंड पैराग्राफ जो है आप रीड करें। Yes, sir. As per the electron holding capacity of shells, 2 elements are present in the first period and 8 elements in the second period. The third period also contains only 8 elements due to the law of electron octet. There are few more factors which control the filling of electrons in the subsequent periods, which will be considered in the next standards. हम अभी क्लास 10th में है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड क्लास 11th होता है। 11th क्लास में ये पढ़ाया जाएगा कि फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड में क्या प्रॉब्लम आया, लेकिन 10th क्लास में ही हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। और ये वाला जो डिफिकल्टी है कि सर इसके बाद क्या होगा, वो चीज अब डिस्कस हम कर लेंगे। भार्गवी आपको समझ में आया डाउट? यस सर। और उसके आगे रीड करना है आपको, और कुछ डाउट्स है उसके आगे? नहीं सर, इतना ही था। सर एक डाउट है। थैंक यू सो मच आमिर अहमद, सबको मौका मिलेगा। आमिर थैंक यू भार्गवी। चलो आमिर आप पूछ लो। आमिर अहमद प्लीज आस्क। सर थर्ड मेन शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 8 एलिमेंट्स है, क्योंकि ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट फॉलो कर रहा। यस सर। ये ऐसा कौन सा लॉ है जिसकी वजह से उसमें 8 ही है? मतलब क्या है वो लॉ में एक्चुअली है क्या? पर वो जो लॉ है वो ये बोलता है कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में हो गए तो वो चीज को स्टेबल बन जाएगा, वो चीज स्टेबल हो जाएगा, ऐसा हम लोग क्लेम करते हैं। आई होप सब लोगों ने जो स्क्रीन पे दिखाया ये लिख लिया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्टेट लॉ। आमिर ने पूछा सर ऐसा कौन सा लॉ है कि जिसकी वजह से 8 ही होने चाहिए। तो ऑक्टेट लॉ क्या बोलता है? ऑक्टेट लॉ ये बोलता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ऑर्बिट को हमने नया नाम दिया मेन शेल, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो चीज को क्या बोलेंगे? वो चीज हो जाएगी स्टेबल।
ठीक है, वो चीज स्टेबल हो जाएगी। क्यों स्टेबल होगी? क्योंकि वही ऑक्टेट रूल है। तो जो सोडियम है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं हम? 281 लिखते हैं। तो ये क्या करता है? इट कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। वो स्टेबल बन के क्या हो जाएगा? वो स्टेबल बन के हो जाएगा Na, ए स्मॉल लिखेंगे, Na पॉजिटिव, और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 2,8। ये क्या बन गया? सोडियम का कैटायन बन गया। ठीक है। अगर हम क्लोरीन की बात करें, देख लो बोर्ड पे पहले, सोडियम आएगा अभी, आ गया होगा सोडियम अभी तक। सोडियम में कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सोडियम में है 11 इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर 11 इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम, तो 281 लिख सकते हैं। तो जो सोडियम है वो क्या करता है? इट कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, स्टेबल बन गया, तो Na+ बन गया। अब जो Na+ है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8। वो चीज स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। उस चीज को हम सोडियम का कटायन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद में क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन क्या है? इट कैन डोनेट नहीं, इट कैन एक्सेप्ट। क्लोरीन नॉन मेटल है, नॉन मेटल एक्सेप्ट करता है। इट कैन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। सही बात है, वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, स्टेबल बनता है। और क्लोरीन स्टेबल कैसा दिखता है? Cl-, उसमें हम कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं? 2,8,8। तो CHLORINE, क्लोरीन। देख लो क्लोरीन आएगा अभी। क्लोरीन 287, इट कैन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। तो क्लोरीन माइनस जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 288 होता है। 288 इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर क्लोरीन अनायन, और ये भी स्टेबल है। अब ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग स्टेबल है। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट मेन शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इफ देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट मेन शेल, देन दैट एलिमेंट इज स्टेबल। वो एलिमेंट का कटायन या अनायन बन जाएगा और वो चीज स्टेबल हो जाएगी। ठीक है। ऑन द सेम लाइंस अगर हम लोग नियॉन को देखें, तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8 है। तो ये क्या है? इट इज ऑलरेडी स्टेबल। इट इज ऑलरेडी स्टेबल। ये जो है वो ऑलरेडी स्टेबल है। इट डज नॉट रिएक्ट। वो क्या करता है? वो रिएक्ट नहीं करता है। नो कटायन और नो अनायन कैन बी फॉर्म। ब्रैकेट में जो लिखा है अभी आएगा, कटायन और अनायन दोनों में से कुछ भी वो फॉर्म नहीं करता है। तो जो नियॉन है वो क्या है? वो ऑलरेडी स्टेबल है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज ऑलरेडी स्टेबल, वो रिएक्ट नहीं करता है। तो ये है ऑक्टेट लॉ। ठीक है। आमिर अहमद, आपका डाउट क्लियर हुआ? कहाँ गए आमिर? सर आर्गॉन में 18 वो है ना इलेक्ट्रॉन्स। हाँ सर, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स क्या है? 2,8,8 है ना। आउटर मोस्ट में तो 8 ही हाँ इलेक्ट्रॉन। वो स्टेबल हो गया, वो स्टेबल हो गया। राइट राइट, करेक्ट है। फिर उसके बाद में जो उसके बाद में और आगे पीरियड नहीं जाता, उसके बाद में सिर्फ मतलब मेन शेल ही बदल जाता। हाँ सर, उसके बाद में ना मेन शेल ही बदल जाता है। तो उसके लिए जो बीच में के इलेक्ट्रॉन्स है उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं क्या? है ना सर। उसके अभी एर्गोन है, एर्गोन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर एर्गोन के बाद कौन आया? एर्गोन के बाद पोटेशियम आया, के में 19 इलेक्ट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो एक एक नहीं बढ़ रहे हैं ना, एक एक। तो फिर एर्गोन के जो नीचे है हीलियम, नियॉन, एर्गोन, क्रिप्टॉन, तो एर्गोन के नीचे क्रिप्टॉन है, लेकिन क्रिप्टॉन के पहले बहुत सारे एलिमेंट्स है ना। वो जो बहुत सारे एलिमेंट्स है वो तो स्टेबल नहीं है, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। मेन शेल बदल गया, लेकिन थर्ड शेल। आगे बोलिए सर, आमिर बताइए आपका डाउट। सर मतलब आर्गॉन के बाद में मेन शेल बदल गया। हाँ, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स 19 ही चाहे। हाँ सर, उसके बाद मेन शेल बदल गया, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन 19 ही चाहे। वो जो 18 के बाद वाला 19वां इलेक्ट्रॉन आया वो नए मेन शेल में आया। तो सोचने वाले को क्या लगता है? आर्गॉन 288, आर्गॉन के बाद पोटेशियम, सोचने वाले को लगता है 289, लेकिन वो नहीं होता। पोटेशियम आता है 2881। सब लोग ध्यान दें इस चीज पे। आर्गॉन पे 8 खत्म हो गया, थर्ड मेन शेल। उसके बाद जब नया इलेक्ट्रॉन आया, तो थर्ड मेन शेल की तो कैपेसिटी है ना 18 इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसने 8 + 1 9 करना चाहिए था। तो पोटेशियम 289 आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आता। पोटेशियम बन जाता है 2881। ऐसा क्यों हुआ ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे।
समझ में आया सर? हाँ आगे है, लेकिन वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे। हाँ सर, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखिए। अभी सिर्फ इतना समझना है कि पोटेशियम 2881 है, कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग पोटेशियम 289 आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। वो क्यों नहीं आया वो बाद में, लेकिन क्या हो रहा है ये तो अभी समझ सकते हैं, उसका रीजन भले ही बाद में। ठीक है सर, लेकिन फिर उसकी कैपेसिटी 8 है, ये कंक्लूड नहीं कर सकते क्या? नहीं, उसकी कैपेसिटी 8 कंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा कंक्लूड कर देंगे तो 2n² रूल को बुरा लग जाएगा, 2n² रूल वायलेट हो जाएगा, राइट? तो एक्सेप्शन भी तो हो सकता है सर। सर लेकिन एक्सेप्शन 1 या 2 बार होता, उसके आगे के जितने भी एलिमेंट्स है, पोटेशियम, कैल्शियम, फिर क्रिप्टॉन के पहले वाला हेलोजन, उसके पहले वाला ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर, उसके पहले वाला नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर, फिर सिलिकॉन के नीचे वाला एलिमेंट, ये जितने भी एलिमेंट्स है सब में यही देखा गया कि थर्ड मेन शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही है, इसलिए उसको एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे। एक्सेप्शन तब आता है जब 50 में से 2 या 3 चीजें वायलेट करे। ठीक है, अब फिर वो रूल को गलत नहीं बोल सकते क्या? क्या रूल को गलत नहीं बोल सकते क्या फिर? नहीं सर, रूल को गलत नहीं बोल सकते। वो क्यों नहीं बोल सकते ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही आएगा सर। अभी तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में है। हाँ सर, सभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में है। सोचो कैसी दुनिया आ गई, नहीं 9 तक तो बहुत अच्छा था। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ाएंगे तब पता है क्या रीजन देंगे, केमिकल बॉन्डिंग में आएगा, और केमिकल बॉन्डिंग में पता है क्या बोलेंगे, अरे ये तो पीरियोडिक टेबल में पढ़ लिया था। ठीक है, अभी इतना ही डाउट है। आपका डाउट अच्छा था सर, आपने जो डाउट पूछा एकदम प्रॉपर कंसाइज, बहुत अच्छा डाउट था आपका। डिफिकल्टी ये था कि एर्गोन के बाद जो भी एलिमेंट आया, सब लोग ध्यान देंगे प्लीज, मैं सिर्फ, क्या नाम था इनका, अहमद आमिर, मैं सिर्फ आमिर से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये डिस्कशन सबके लिए हो रहा है। अगर मुझे आमिर का डाउट क्लियर करना था तो मैं फोन पे ही बात कर लेता था उनसे। सब लोग कन्वर्सेशन को फॉलो करें। इनका डाउट ये था कि सर एर्गोन तक तो 288 बराबर है, जब एर्गोन के बाद वाला पोटेशियम आया तो वो 289 क्यों नहीं हुआ, वो 2881 क्यों हुआ? ठीक है, और वो 2881 इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे एर्गोन का ऑक्टेट कंप्लीट हमने कंसीडर किया, और जब नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको नए मेन शेल में डालना है। सब लोग बोर्ड पे देखेंगे अभी, प्लीज स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड पे देखो। नियॉन के बाद जब Na आया, सोडियम जब आया, तब 8 इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटी फुलफिल हो गई थी, राइट? नियॉन जो था उसमें 2,8 था, सोडियम जो आया उसमें 2,8,1 आया, तो सोडियम को 2,9 क्यों नहीं बोला? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैपेसिटी फुलफिल हो गई थी, किसकी? सेकंड मेन शेल की। ठीक है, अब जब एर्गोन के बाद पोटेशियम आया, तब कैपेसिटी ऑफ थर्ड मेन शेल सब लोग बोर्ड पे लिखा हुआ स्टेटमेंट पढ़ेंगे। एर्गोन के बाद जब के आया, एर्गोन के बाद जब पोटेशियम आया, तब कैपेसिटी जो थी थर्ड मेन शेल की 18 थी, तो फिर वो जो नया इलेक्ट्रॉन आया वो थर्ड मेन शेल में क्यों नहीं आया? के का कॉन्फ़िगरेशन 289 क्यों नहीं लिखा? ठीक है, ये डाउट है। अब इसका आंसर, कॉन्फ़िगरेशन of K is 2,8,1. Concentration of K is 2,8,1. ये क्यों आया? ऑक्टेट रूल की अकॉर्डिंग आया, ऑक्टेट रूल से आया, और न्यू कंसेप्ट से आया जो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे।
ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ के क्या है 2,8,1 है और 2,8,9 नहीं है। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये टॉपिक आएगा तब हम लोग इसको ऐसे ही स्टार्ट करेंगे कि याद करो पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन 2,8,9 को गलत बोला था और 2,8,8,1 को सही बोला था, उसका रीजन तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट डिफिकल्टी प्रथमेश धर्मे, बोलिए प्रथमेश। सर इस पे मेरी डिफिकल्टी बेस्ड है सर। अगर हम 2,8,8 जो इसके बाद में अगर हम बोल रहे हैं तो फिर जो 19th एलिमेंट रहेगा सर, तो फिर वो सबशेल का क्या होगा उसमें सर? क्योंकि डायरेक्ट ही नई मेन शेल स्टार्ट हो रही, तो सबशेल का क्या होगा उसमें? वो नया सबशेल भी स्टार्ट हुआ। जो एर्गॉन है उसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में गया, पी फॉर पैरा, राइट, पी सबशेल में गया क्योंकि वो पी ब्लॉक का मेंबर है। लेकिन जब के आया पोटेशियम तो उसका जो 19th इलेक्ट्रॉन था, अब वो 19th इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 19th electron is the outermost electron for potassium, 18th electron was outermost electron for argon, but 19th electron is the outermost electron for potassium, right? जो 19th electron है वो s सबशेल में गया, इसलिए वो argon के बाजू में न लिखते हुए नीचे इधर लिखा, सोडियम के नीचे, क्योंकि सोडियम का भी इलेक्ट्रॉन s में गया था और पोटेशियम का भी इलेक्ट्रॉन s में गया, तो उसने एस ब्लॉक के लिए भी इधर आया और नया मेन शेल था इसलिए नीचे वाले पीरियड में आया। सोचो, नया मेन शेल था इसलिए एर्गॉन के नीचे वाले पीरियड में आया और एस ब्लॉक में था इसलिए सोडियम के नीचे आया। ठीक है सर, प्रथमेश रिप्लाई करें। यस यस सर, यस सर। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट एक और डाउट लेंगे, फिर थोड़ा सा थ्योरी हमें कवर करना है। हाँ ठीक है, हर्ष मालू बोलिए। सर ये जो प्रॉब्लम था एर्गॉन और पोटेशियम का, तो उसमें अगर अपन ने एसपीडीएफ वाले कॉन्फ़िगरेशन से किया तो फिर वो हो जाता ना सॉल्व? हाँ सर वो हो जाता ना, लेकिन वो पढ़ाया नहीं ना, वही चीज तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाएंगे। पिछले 10 मिनट से जो बोल रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो आएगा, जिस चीज का मैं क्लाइमैक्स बिल्डअप कर रहा हूँ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएगा, आपने उसका आंसर सारे गांव को बता दिया कि वो एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। अब जनता क्या करेगी, जनता नेट पे जाएगी और एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेगी, क्योंकि अच्छी बात है। ठीक है, तो हर्ष मालू ने ये पूछा कि जो आपका जो दिक्कत है इसका सॉल्यूशन एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर इधर बोर्ड पे देखो लिखा है न्यू कंसेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वो जो न्यू कंसेप्ट है उसको बोलते हैं एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन। अब तक वाली क्लासेस में मैंने ये भी बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, मेन शेल कॉन्फ़िगरेशन, सब शेल कॉन्फ़िगरेशन, बॉक्स शेल कॉन्फ़िगरेशन। तो एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन को सब शेल कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। सब शेल कॉन्फ़िगरेशन से हमें ये भी पता चलता है कि एलिमेंट कौन से ब्लॉक का मेंबर है। जैसे 4th पीरियड का मेंबर है, मतलब 4 मेन शेल्स है, तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इस सबशेल में गया, उस सबशेल के रिस्पेक्ट में उसका ब्लॉक डिसाइड होता है। ठीक है, तो दिस टेक्स केयर ऑफ दिस। हर्ष ओके? यस सर। ये ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे और थ्योरी डिस्कस कर लेंगे। एक लास्ट आर्टिकल है छोटा सा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हेल्प हो जाएगी। जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ये क्या है, दिस इज ग्रुप 1। तो ये याद है लास्ट टाइम पे मैंने ह ही लीबे बकन ऑफ नहीं सिखाया था, तो वो एक मेथड था लर्न करने का पीरियड वाइज। ह ही लीबे बकन ऑफ नहीं क्या है, ह ही लीबे बकन ऑफ नहीं पीरियड वाइज लर्न करने का तरीका है। अब हम लोग क्या लर्न कर रहे हैं, अब हम लोग ग्रुप वाइज लर्न कर रहे हैं। तो ये कौन सा ग्रुप है, दिस इज ग्रुप फर्स्ट। अल्कली मेटल्स इसका नाम है। अल्कली मेटल्स क्या है, इसका नाम क्या है, अल्कली मेटल्स है। तो फर्स्ट ग्रुप को कैसे याद रखना है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, सब लोग ध्यान देंगे, इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। इसको भी हमें देवनागरी स्क्रिप्ट हिंदी मराठी के अकॉर्डिंग रीड करना है। तो इसको कैसे रीड करना है, एक हम सेंटेंस बनाएंगे, एक स्टेटमेंट बनाया जाएगा और उस स्टेटमेंट से हम इस चीज को लर्न कर पाएंगे, हम इस चीज को मेमोराइज कर पाएंगे। सब लोग ध्यान से सुने, स्टेटमेंट क्या है, बोर्ड पे देखो, मेरी आवाज सुनो। स्टेटमेंट है हलीना, हलीना की रब से, हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, तो हलीना ने क्या किया है, हलीना ने रब से एक फरियाद मांगी है, एक रिक्वेस्ट मांगी है। तो फरियाद है, फरियाद, फरियाद क्या है, फ्रांशियम है। रब से, रब का मतलब यहाँ पे आरबी है, आरबी इज रुबिडियम,
से, सीजियम को हमने से बोला है, जो से है वो से में सी भी आ गया और एस भी आ गया, ठीक है। और HLINA जो है वो क्या है, हलीना है। हलीना किसी लड़की का नाम इमेजिन करो, तो हलीना ने क्या किया है, हलीना ने रब से फरियाद मांगी है। इसको लर्न कैसे करना है, हलीना की रब से फरियाद, की क्या है, के इज पोटेशियम, तो हलीना की रब से फरियाद, ये एक सेंटेंस है। ऐसे हम सेंटेंसेस बनाते जाएंगे और वो सेंटेंसेस लर्न करते जाएंगे। तो हम लोग ये जो सेंटेंसेस बनाएंगे ये कैसे बनाएंगे, ये ग्रुप वाइज बनाएंगे। पीरियड वाइज तो हम लोगों ने ह ही लीबे बकन ऑफ अनि लर्न कर लिया था, अब हम लोग ग्रुप वाइज लर्न कर रहे हैं। सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं। सेकेंड ग्रुप मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात हो रही है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सेकेंड ग्रुप, ठीक है। तो ये बोर्ड पे नाम दिख रहे होंगे आपको, सिंबल्स दिखाई दे रहे होंगे। इसको कैसे लर्न करना है, BEMG, तो इसको लर्न कैसे करना है, इसका एक सेंटेंस है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा बेरिलियम, मांगे मैग्नीशियम, कार Ca कैल्शियम, SR स्कूटर, तो स्कूटर बोलना है, बेटा मांगे कार स्कूटर, और बाप BA इज बाप, बाप राजी, जो बाप है वो क्या हो गया, बाप राजी हो गया है, ठीक है। तो सोचो जो बेटा है वो क्या कर रहा है, बेटा बाप से रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, बेटा बाप से कार और स्कूटर मांग रहा है, रिक्वेस्ट आया ही नहीं कहीं। ये जो मेथड है लर्न करने का, इसमें रिक्वेस्ट नहीं है, इसमें क्या है, फरियाद है। फरियाद किससे की गई है, फरियाद रब से की गई है। किसने की, हलीना, हलीना की रब से फरियाद। दूसरा क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप, बाप राजी, आरे रेडियम, तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ये सेकेंड ग्रुप हो गया, लर्न करेंगे इसको, ठीक है। थर्ड इज ग्रुप 13। अब हम लोग पी ब्लॉक में चले गए, डी ब्लॉक को अभी लर्न नहीं करना है, डी ब्लॉक का फर्स्ट पीरियड हमने लर्न कर लिया, स्कटिवा क्रमन ऑफ इकोनिकुसन। अब हम लोग 13th पीरियड में चले गए, 13th पीरियड पी ब्लॉक में आ गए हम लोग। तो ये BALGA दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, ये बोरॉन फैमिली है, दिस इज बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली को कैसे लर्न करना है, B बैंगन, बैंगन, AL इज एल्यूमिनियम, बैंगन AL एल्यूमिनियम, बैंगन आलू गाजर, GA गैलियम गाजर, बैंगन आलू और गाजर, जब हम मार्केट जाते हैं तो बैंगन आलू गाजर कहाँ लाते हैं, थैले में लाते हैं, तो बैंगन आलू गाजर इन थैला। प्लीज यहाँ पे याद रखे कि जो इनडियम है उसको हमने इन बोला और वो इन इंग्लिश में बोला। तो जो लर्न करने का सेंटेंस है, जो लर्न करने का मेथड है, उसमें हमें उसको कैसे लर्न करना है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, TL थैलियम थैला, ठीक है। सो दिस इज 13th ग्रुप। 13 ग्रुप के बाद कौन आता है, 13 ग्रुप के बाद 14 ग्रुप आता है, सही बात है। 14 ग्रुप कौन है, कैल्शियम कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली की बात हो रही है। कार्बन फैमिली कार्बन से स्टार्ट होता है, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN is tin and SN is tannin is tin, PB is plumbum, lead, right, PB plumbum, lead, SN tin, ये उसके सिंबल्स है। सिंबल्स भी हमें याद होने चाहिए, 9th तक किया होगा आप लोगों ने। तो इसको लर्न कैसे करना है, दिस इज ग्रुप 14। इसका सेंटेंस क्या है, सेंटेंस याद रखे, कहे शिव जी, सी इज कहे, SI इज शिव, क्योंकि शिव भगवान है, भगवान को रिस्पेक्ट देने को बोला गया है, इसलिए शिव के आगे जी लगाएंगे। सिर्फ भगवान को शिव नहीं बोलते, शिव जी बोलते हैं। तो कहे शिव जी, अगर शिव जी बोल रहे हैं तो कौन सुन रहा है, पार्वती जी सुन रही है, तो कहे शिव जी सुने पार्वती। यहाँ पे प्लीज ध्यान रखें कि पार्वती को पार्वती नहीं बोलना है, इसको थोड़ा सा बंगाली टोन देना है, इसको थोड़ा सा बंगाली एक्सेंट देना है। बंगाली एक्सेंट में व की जगह ब बोलते हैं, तो इसको कहे शिवजी सुने पार्वती ऐसा बोल के लर्न करेंगे। पार्वती PB, SN सुने, सुने का न पे भी फोकस करे, कहे शिवजी सुने पार्वती। 14th ग्रुप लर्न हो गया, मेरा लर्न हो गया, आप लोग लर्न कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आता है, उसके बाद 15th ग्रुप आ गया, बिस्मत है लास्ट वाली चीज, दिस इज NPAS SBBI। नाइट्रोजन फैमिली की बात हो रही है, नाइट्रोजन फैमिली को कैसे लर्न करते हैं, N इज N नाना, नाना पाटेकर, AS ऐश्वर्या, ऐश्वर्या राय नहीं बोलना है, सिर्फ ऐश्वर्या बोलना है। तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, ये सब लोग कैसे है, ये सब लोग बीमार है,
क्या चल रहा है बाहर? बाहर क्या चल रहा है? कोरोना वायरस चल रहा है। तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब क्या है? बीमार है। थोड़ा सा अगर आप लोग को लग रहा है कि ये एक निगेटिव सेंटेंस हो गया तो आप लोग इसको बिंदास भी कर सकते हो। NPAS बिंदास। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। ये कौन सा फैमिली हो गया? नाइट्रोजन फैमिली हो गया, ग्रुप नंबर 15। इसके बाद ऑक्सीजन फैमिली आता है। ऑक्सीजन फैमिली को कैसे लिखते हैं? OSACETPO, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ये ऑक्सीजन फैमिली है, ग्रुप 16। इसको लर्न कैसे करना है? ओल्ड, ओल्ड पुराना, स्टाइल, ओल्ड स्टाइल से। ओल्ड स्टाइल से हम क्या कर रहे हैं? ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश कर रहे हैं। तेल मालिश नहीं कर रहे हैं, तेल पॉलिश कर रहे हैं। तो ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश इज 16th फैमिली, 16th ग्रुप, ऑक्सीजन फैमिली। ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश, दिस इज ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है। लास्ट, इसके बाद हेलोजन फैमिली है, उसको वैसे ही लर्न कर लो, वैसे ही लर्न हो जाता है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। हाँ, ये ऐसे ही लर्न कर लेना। और इसके बाद जो जीरो ग्रुप एलिमेंट्स है उसका भी ऐसा कोई सेंटेंस मुझे पता नहीं है, तो वो भी आप ऐसे डायरेक्टली लर्न कर सकते हो। वो सेंटेंस क्या है? हीलियम, नियॉन, सेंटेंस है ही नहीं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, रेडॉन। ठीक है, Rn, रेडॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, रेडॉन। तो हेलोजन फैमिली और नियॉन ग्रुप, हेलोजन फैमिली और जीरो ग्रुप एलिमेंट्स का कोई सेंटेंस नहीं है मेरे पास, इसको एज इट इज वैसे ही लर्न करना है। हेलोजन फैमिली हम इतने बार यूज करेंगे नाम कि वो वैसे ही लर्न हो जाएगा। जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी इजी है लर्न करने के लिए। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे, मैंने आप लोगों को हेल्प किया और ये आई होप कि आप लोग लर्न करेंगे। हम एक लास्ट डाउट ले लेंगे और उसके बाद क्लास यहीं एंड करेंगे। ठीक है, किसका डाउट लेते हैं? वरद का डाउट लेते हैं। वरद इंगोले, वरद इंगोले प्लीज बोलिए। वरद आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। Na में साइज किसका बड़ा है? सॉरी वरद, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है सर। 14 ग्रुप से रिपीट करना ना। सिद्धांत शांति रखो, ठंड रखो सिद्धांत। वरद एक बार फिर से ट्राई करो। वरद बात नहीं कर पा रहे। ठीक है, सिद्धांत का डाउट था शायद 14 ग्रुप से, एक बार फिर से रिपीट करो। एक बार जल्दी से सेंटेंसेस बता देते हैं, फिर क्लास एंड करते हैं। हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। ठीक है। सेकंड ग्रुप, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर, राजी। 13th ग्रुप, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन गाजर इन थैला। 13th ग्रुप, बैंगन आलू गाजर इन थैला। 14th ग्रुप, कहे शिवजी सुने पार्वती, कहे शिवजी सुने पार्वती। 15th ग्रुप, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। नेक्स्ट, ऑक्सीजन फैमिली, ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश, ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश। ठीक है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, रेडॉन। ठीक है, ठीक है, दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर टुडे। आप लोगों के जो डाउट्स है, आई होप कि नेक्स्ट टर्न पे मैं डाउट्स क्लियर कर पाऊंगा। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ग्रुप पे लिख देंगे क्या टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास, टेक केयर।